गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भावना चौधरी आपका केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। हम इससे पूर्व वाले वीडियो में साम्यावस्था स्थिरांक पढ़ रहे थे, जिसके लिए मैंने आपको रिएक्शन बताई थी कि यदि कोई अभिक्रिया जिसमें कि अभिकारक A और B है, जिससे कि C और D प्राप्त हो रहा है, या कहें कि N1 molecule of A reacts with N2 molecule of B gives M1 molecule of C and M2 molecule of D। इस रिएक्शन के बारे में मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन थी। इस रिएक्शन के लिए जो अग्र अभिक्रिया हो रही है, जिसे कि हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, उसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग है, उसे RF कहते हैं। इसी प्रकार से जो बैकवर्ड रिएक्शन है, मतलब कि जो हमें पश्च अभिक्रिया या प्रतीव अभिक्रिया है, उसके वेग को RF कहेंगे, तो RB कहेंगे, सॉरी, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो जब अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, ऐसी स्थिति में RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन समान हो जाती हैं। तो मैंने आपको इसमें स्लाइड में मैं बता रही हूँ कि किस प्रकार से जो RF है उसकी वैल्यू का मान अभिकारक की सांद्रता अर्थात A⁴N1 B⁴N2 और यहाँ Kf जो है वो फॉरवर्ड अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। इसी प्रकार से बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो हम लिखेंगे Kb C⁴M1 एंड D⁴M2। इसको जब हम वापस से रीअरेंज करेंगे तो Kf अपॉन Kb इज इक्वल टू C⁴M1 D⁴M2 अपॉन A⁴N1 एंड B⁴N2। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के जो वेग स्थिरांक हैं, इनसे हमें एक दूसरा नया स्थिरांक प्राप्त होता है, जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वेग कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका जो अनुपात है वो कहलाता है साम्यावस्था स्थिरांक। और इससे, चूँकि यहाँ आप देख रहे हैं C, D, A और B जो कि उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता के बारे में बता रहे हैं, वो सब कंसंट्रेशन की फॉर्म में है, इसीलिए इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc कहा जाता है। तो यदि आपसे Kc की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप क्या बताएंगे कि जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो किसी संतुलित अभिक्रिया में उत्पाद की साम्यता सांद्रता के गुणनफल तथा अभिकारक की साम्यावस्था सांद्रता के गुणनफल का अनुपात है। ठीक है, तो इस अनुपात को कहा गया साम्यावस्था स्थिरांक। इसी चीज़ को अब देखिए, आप अमोनिया की रिएक्शन में यदि हम अप्लाई करें तो देख रहे हैं कि यहाँ अभिकारक N2 और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, जिससे कि अमोनिया प्राप्त हो रही है। इसके लिए यदि हमें साम्यावस्था स्थिरांक लिखना पड़ेगा तो Kc इज इक्वल टू उत्पाद क्या है आपका NH3 और उसके कितने 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो NH3⁻²। अभिकारक है आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है और जो हाइड्रोजन है उसके 3 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं। तो हमने लिखा है N2 और H2⁻3। इन दोनों का जो अनुपात है उसको कहा जाएगा Kc या वेलोसिटी कांस्टेंट। ये तो बात हुई जबकि हमने अभिकारक को सांद्रता की फॉर्म में लिया है। अब यदि साम्यावस्था स्थिरांक की गणना हमें आंशिक दाबों के रूप में करनी हो, अर्थात कंसंट्रेशन को हमें किससे रिप्लेस करना है? पार्शियल प्रेशर से, पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट से। तो हम किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए, आप इसमें देख रहे हैं कि जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में हमने Kp क्या है आपका?
साम्यावस्था स्थिरांक दाब की फॉर्म में है, प्रेशर की फॉर्म में है, उसको हमने केपी से डिनोट करा है। और केपी के लिए वैल्यू रखिए पी सी टू द पावर m1 पी डी टू द पावर m2 अपॉन पी ए टू द पावर n1 एंड पी बी टू द पावर n2। तो ये p आया कहाँ से, इसके लिए भी मैंने स्लाइड में बता रखा है कि जो p है, प्रेशर है, उसको हम आइडियल गैस इक्वेशन से लेकर आए हैं। आप सभी को पता है कि आदर्श गैस समीकरण जो है वो होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इस P को जब हम P का मान निकालेंगे तो वो आएगा N अपॉन V इंटू आर टी के बराबर होगा। और ये N अपॉन V क्या है, आपका कंसंट्रेशन है, मोलर सांद्रता है। तो जो पार्शियल प्रेशर है वो भी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो जो हमने पहली वाली इक्वेशन में Kc निकालने में हमने कंसंट्रेशन लिया था, उस कंसंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस करने पर जो हमारा Kp की वैल्यू आई उसे हमने Pc टू द पावर m1 इंटू पी डी टू द पावर m2 अपॉन पी ए टू द पावर n1 पी बी टू द पावर n2 की फॉर्म में लिखा है। अब और इसके डिटेल में जाते हैं कि किस प्रकार से हम Kp और Kc के बीच में जो है रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यदि हम पी की वैल्यू निकालें तो पी का मान जो है सी ए इंटू आर टी के बराबर होता है। सी ए, इसी तरह से पी बी का मान निकालें तो वो जो है सी बी इंटू आर टी के बराबर होगा। और यदि हम इसे कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखें तो आप देख रहे हैं कि ए आर टी, इसी तरह से पी सी इज इक्वल टू सी आर टी, पी डी इज इक्वल टू डी आर टी। तो ये जो हमने ब्रैकेट में ए बी और सी और डी लिखा है, ये क्रमशः मोलर सांद्रता है। तो जब हम इनको रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन में तो हमारे पास में वैल्यू आती है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। मतलब कि जो m1 और m2 है वो उत्पाद के जितने अणु बने हैं उनकी संख्या है, माइनस n1 और n2 जो है वो अभिकारक के अणु जितने भाग ले रहे हैं उस अभिक्रिया में उनकी संख्या है। तो कुल मिलाकर जो Kp इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा n के बराबर होता है, जहाँ डेल्टा n उत्पाद के अणुओं की संख्या और अभिकारक के अणुओं की संख्या के अंतर के बराबर है। तो ठीक है बच्चों, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि Kp और जो Kc के बीच में संबंध है उसे किस प्रकार से निकाला जाता है। Kp जो है वो पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में है, आपका स्थिर साम्यावस्था स्थिरांक है, और Kc जो है वो कंसंट्रेशन की फॉर्म में साम्यावस्था स्थिरांक है। और इन दोनों के जो बीच में संबंध है वो Kp इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा n के बराबर है, जहाँ जो है डेल्टा n का मान m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2 के बराबर है। तो ये जो है हमारा हो गया इसके बीच में साम्यावस्था स्थिरांक के बीच में संबंध। अब मैं जो है नेक्स्ट चीज़ जो आपसे बताना चाहती हूँ कि जो डेल्टा n की वैल्यू है वो किस प्रकार से इसके मान में परिवर्तन कर सकती है। देखिए, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक के जितने अणु भाग लेते हैं और उतने ही अणु यदि हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाते हैं तो डेल्टा n का मान 0 हो गया, क्योंकि डेल्टा n क्या है, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट में जो जितने अणु के बने हैं उनकी संख्या को बता रहा है। और जो n1 और n2 है वो अभिकारक के अणुओं की संख्या को बता रहा है। तो यदि वो दोनों समान हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल n2 प्लस O2 गिव्स 2NO, तो अर्थात कि अभिकारक के अणुओं की संख्या और उत्पाद के अणुओं की संख्या जो है वो दोनों का मान समान है। तो ऐसी स्थिति में
डेल्टा एन का मान 0 हो जाएगा और के पी इज इक्वल टू के सी हो जाएगा। मतलब जो के पी का मान है वही के सी का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने क्या देखा कि साम्यावस्था स्थिरांक का डेरिवेशन जो है वो के पी की फॉर्म में किस तरह से किया जाता है और के सी की फॉर्म में किस तरह से किया जाता है और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपसे इसी को साम्यावस्था स्थिरांक को बढ़ाते हुए मैं जो है ली शैटले प्रिंसिपल है ना उसके बारे में डिस्कस करूँगी। और दूसरा जो हमने आज देखा कि के पी इज इक्वल टू के सी जो है जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 होती है तब होता है। तो अब दो परिस्थितियाँ और हैं जिसमें कि डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो 0 से अधिक हो या डेल्टा एन की वैल्यू 0 से कम हो। तो इस प्रकार से जो है हम रासायनिक साम्य जो चैप्टर है इसमें जो आपके कोर्स में जो जो पॉइंट दिए गए हैं हम उसको लेते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। थैंक यू।